नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक अहम भूमिका अदा करने लगे हैं। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो या उत्तर प्रदेश से बाहर की, जहां भी योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए जाते हैं, वहां पर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उनमें भी योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत बढ़िया रहा है। हरियाणा में उनका स्ट्राइक रेट 60% का था, यानी जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया उनमें से 60% जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और जम्मू कश्मीर में ये स्ट्राइक रेट बढ़कर 90 हो जाता है, यानी जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने जिन सीटों पर चुनाव प्रचार किया उनमें से 90% भारतीय जनता पार्टी जीती है। जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने 11 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। योगी आदित्यनाथ का इन दोनों ही राज्यों में जो चुनाव प्रचार रहा है वो 22 सितंबर से लेके और 3 अक्टूबर तक रहा है। और जो मुद्दे उन्होंने उठाए, जिस तरीके का नैरेटिव उन्होंने सेट किया, वो आगे चुनाव प्रचार में भी काम आया। उन्होंने 2 प्रमुख बातें कही थी, अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। ये जो 2 नैरेटिव उन्होंने बनाए, बाद में इन्हीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता थे, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इन्हीं बातों को किसी न किसी तरीके से इधर उधर करके अपनी बात कही। चुनाव परिणामों के बाद ये बात देखने में भी आई। हिंदू वोटों का जो बंटवारा होता था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, वो बंटवारा इस बार जम्मू कश्मीर हरियाणा में नहीं दिखा। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, जो 52 साल के इतिहास में किसी पार्टी ने पहली बार किया। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार नहीं बना पाई, लेकिन पूरे इतिहास में अगर देखें जम्मू के, तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे रहा है। असल में अभी तक जो बंटवारा होता था भारतीय जनता पार्टी का जातियों के नाम पर, और जातियों के नाम पर ही राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी और जो भी विरोधी नेता हैं वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते थे। योगी आदित्यनाथ ने इस बार हिंदुओं को समझाने की कोशिश की कि अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे, यानी अगर आप एकजुट रहोगे तो अच्छे रहोगे। दूसरी बात जो उन्होंने समझाई कि अगर आप बट जाओगे तो कट जाओगे। तो इस तरीके से जो बात हिंदुओं को समझाई उन्होंने, वो उन्हें समझ में आई और उस तरीके से उन्होंने वोट किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुओं को एकजुट करके राजनीति करती है, जबकि जो दूसरी पार्टियां हैं वो ये चाहती हैं कि हिंदू अलग अलग जातियों में बटा रहे, जिसकी वजह से उनको वोट मिलता रहे और वो जीत हासिल करते रहें। शायद यही कारण है कि कांग्रेस जो जातीय जनगणना की बात कर रही है, पहले जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने जनगणना के समय ये डिसाइड किया था, ये निर्णय लिया था कि जाति के आधार पे जनगणना नहीं होगी। लेकिन अब जो कांग्रेस की नई पीढ़ी है और उसके जो फायर ब्रांड नेता हैं, उसके जो अगुआ हैं राहुल गांधी, वो लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर जातीय जनगणना की बात होगी तो जो हिंदुओं की अलग अलग जातियां हैं वो कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होंगी और कांग्रेस चुनाव जीत लेगी। इसीलिए वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। और जातीय जनगणना का ये जो मसला था वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता था, क्योंकि जब जातीयता की बात होती है, जब जातीय राजनीति की बात होती है, तो हमेशा हिंदुओं में ही ये वर्गीकरण होता है। हालांकि मुस्लिम वर्ग में भी अलग अलग जातियां होती हैं, लेकिन कभी भी किसी भी नेता ने मुस्लिम वर्ग की उन जातियों, ना ही उन्होंने वहाँ पर जातीय बंटवारे की बात की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय से पसमानदा
मुस्लिम समाज को लेकर एक अलग रणनीति अपनाई थी। पसमानदा यानी ओबीसी जो मुस्लिम है वो बिरादरी कहलाती है, लेकिन इसके बाद भी जो मुसलमानों का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को अभी भी नहीं मिलता। और 2024 के चुनाव में जो नैरेटिव राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे विरोधी नेताओं ने अपनाया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें लेकर आ गई तो वो आरक्षण को ख़त्म करने के लिए संविधान को बदल देगी। और यही कारण था ओबीसी, एससी की तमाम ऐसी जातियां जो आरक्षण का लाभ लेती थी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिल पाई जिस सफलता की वो चाहत रखती थी और जिस सफलता की वो हकदार थी। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर समेट गई और वो बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की सरकार नहीं बनाई उसके बाद विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था। विपक्ष का नैरेटिव था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं हुआ है, लिहाजा उसे सरकार बनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई और ये भी एक रिकॉर्ड था। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। इस बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से एक दबाव में थी कि लोकसभा चुनाव में उसे वो सफलता नहीं मिली जिस सफलता की उसे इच्छा थी या जो सफलता के लिए उसने मेहनत की थी। हरियाणा और जम्मू के चुनाव नतीजों ने एक बात भारतीय जनता पार्टी में आत्मविश्वास भर दिया है। अब आत्मविश्वास से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ अगले साल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी जाएगी, लिहाजा उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव होने वाले हैं और इन 10 उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि उसे पिछली बार से अधिक सफलता मिल सके। भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरा प्रयास किया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी बिखरी बिखरी दिख रही थी, वो जम्मू चुनाव या हरियाणा चुनाव में एकजुट दिखी और उसकी एकजुटता का ही ये परिणाम है कि हरियाणा में उसे तीसरी बार जीत हासिल हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही नहीं, कार्यकर्ताओं और उनके वोटरों को भी ये संदेश साफ हो गया है कि अगर वो एकजुट रहेंगे तो कोई भी पार्टी उनको हरा नहीं सकती और तब भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सरकार चलाने के लिए सक्षम होगी। दूसरी तरफ जैसे ही हरियाणा के चुनाव नतीजे आए, जम्मू के चुनाव नतीजे आए, कश्मीर के चुनाव नतीजे आए, वैसे ही जो इंडिया ब्लॉक है उसमें अलग अलग तरीके से कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया। चाहे आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, उन दोनों ने ये कहना शुरू कर दिया कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार है, वो सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चलती, लिहाजा उसकी ये हालत हुई है। और इस हार का एक बड़ा कारण राहुल गांधी के ऊपर भी है। राहुल गांधी के ऊपर जो दबाव मुक्त हुआ था लोकसभा चुनाव का वो वापस उनके ऊपर आ गया है। अब उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस में भी अंदर खाने ये बात हो रही है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि लगातार हार हो रही है। लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव संविधान और आरक्षण का चल गया था, विधानसभा के चुनाव में नहीं चलेगा, ये उम्मीद पहले भी की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस को लग रहा था कि जो लोकसभा चुनाव में जो फार्मूला हिट रहा है वो विधानसभा चुनाव में भी हिट होगा। यही वजह है कि वो उत्तर प्रदेश के जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं वहाँ उन चुनाव क्षेत्रों में वो संविधान बचाने का एक सम्मेलन कर रही है, जिसके जरिए वो बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में रहेगी तो संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लग रहा कि जो जातीय राजनीति है यानी जो पीडीए है, अगर वो पीडीए पर कायम रहेंगे तो उनको लोग वोट देंगे। हरियाणा चुनाव ने इन दोनों बातों को ही गलत साबित कर दिया है। हालांकि हरियाणा में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, उसने त्याग दिखाने की कोशिश की थी कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन आम आदमी पार्टी जो इंडिया ब्लॉक का एक दूसरा सहयोगी दल है उसने हरियाणा में चुनाव लड़ा था और 2% के करीब
उनको वोट मिला, जबकि केजरीवाल का दावा था कि वो हरियाणा के लाल हैं और उन्हें हरियाणा पसंद करता है। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी अलग से चुनाव लड़ी थी। वहाँ पर सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने 1000 से अधिक वोट हासिल किए, नहीं तो समाजवादी पार्टी को 1000 से कम वोट मिले। तो इस तरीके से इंडिया ब्लॉक विधानसभा चुनाव में अलग रणनीति के साथ लड़ रहा है और लोकसभा चुनाव में अलग रणनीति के साथ। बहरहाल इंडिया ब्लॉक हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद बिखरा बिखरा नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया है कि अगर संगठित रहेंगे तो ही जीत उनकी तरफ आएगी और जम्मू कश्मीर हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हैं उनके नतीजे महाराष्ट्र और झारखंड पर तो असर डालेंगे ही डालेंगे, दूसरी तरफ जो उपचुनाव होने वाले हैं उन पर भी असर पड़ेगा। देखना ये है कि इन चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और किस तरीके से दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों का असर दूसरे चुनाव पर पड़ेगा या नहीं? ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।